तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका डीटी की पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त और डीटी का घोष प्रोफेसर मित्र आज पुरोहित। पीजीपी का रैपिड रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। जो हमने इतने लेक्चर्स में पढ़ा फटाफट एकदम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। नोट्स को आप घुमाते रहिएगा फॉर योर रेफरेंस। ये जो स्क्रीन पे आपके नोट्स है वो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको रेफर भी करते जाइएगा अगर किसी के पास में नहीं है नोट्स तो, ठीक है, हाल फिलहाल के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन 28 क्या बोलता है बेटा? चार्जिंग सेक्शन 28 बोलता है कि जो भी इनकम होता है बिजनेस से, प्रोफेशन से, वोकेशन से, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीपी, अंडर द हेड पीजीपी। बाकी डिटेल में चार्जिंग सेक्शन जो 28 है हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार मैं बता देता हूं कि बिजनेस, प्रोफेशन या वोकेशन से जो इनकम होता है वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन क्या होता है सबको पता है। पीजीपी बेसिकली निकालने के तीन मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड, तीसरा मेथड है आपका प्रेजम्पटिव टैक्सेशन। प्रेजम्पटिव भी पीजीपी निकालने का एक मेथड है जहां पे हम कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग वहां पे जो टर्नओवर है या सेल्स है या फिर ग्रॉस रिसीट है या फिर किसी और बेसिस पे, अजम्पशन बेसिस पे, प्रेजम्पशन बेसिस पे हम लोग वहां पे इनकम ले लेंगे। डायरेक्ट मेथड के अंदर बेटा क्या होता है? डायरेक्ट मेथड के अंदर सेक्शन 28 का जो पीजीपी इनकम है वो ले लेते हैं, और जो 41 सेक्शन 41 के अंदर जो डीम पीजीपी इनकम है, अलग अलग हमने डिटेल में डिस्कस किया, वो ले लेते हैं। उसमें से एक्सपेंसेस जो भी अलाउ होने वाले अंडर सेक्शन 30 टू 37(1), अंडर सेक्शन 30 टू 37(1) उनका डिडक्शन हम लोग ले लेंगे, तो उस तरीके से आपका पीजीपी आ जाएगा। फिर बेटा आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आपको क्या दे रखा होगा? नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, नेट प्रॉफिट दे रखा होगा एज पर पीएनएल अकाउंट, ठीक है। या फिर आपको पीएनएल अकाउंट दे रखा होगा तो उसमें से जो नेट प्रॉफिट होगा वो आप बेस ले लीजिए। उसके अंदर आप सबसे पहले क्या कीजिए? ऐड बैक करना। ऐड बैक मतलब जो ऑलरेडी पहले डिडक्ट कर रखा था उसको ऐड बैक कर दो। क्या चीज? एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड एंड जो कि डेबिटेड थे पीएनएल अकाउंट में, जो पीएनएल अकाउंट में डेबिटेड थे, मतलब जो ऑलरेडी डिडक्ट करके तो उनको ऐड बैक कर दो। उसके बाद में आप लेस कर दो जिनका डिडक्शन मिलना चाहिए था। एक्सपेंसेस अलाउ अंडर सेक्शन 30 टू 37(1), अंडर सेक्शन 30 टू 37(1) जिनका डिडक्शन मिलना चाहिए था लेकिन डिडक्शन नहीं मिला, जो अनरिकॉर्डेड, जो बेटा क्या है? अनरिकॉर्डेड है। उसके बाद में आप लेस करोगे अगर कोई नॉन बिजनेस, क्या अगर कोई नॉन बिजनेस इनकम है जो पीएनएल के क्रेडिट साइड में, तो उसको भी आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे, ठीक है, लेस बैक करोगे। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम है जो कि आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंदर दे रखा होगा, उसको भी आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। इस तरीके से आपका पीजीपी आ जाएगा। अब बेटा ध्यान रखने वाली बात यह है कि पीजीपी के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर अगर वहां पे किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर आपका डेप्रीशिएशन जरूर अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 32 के अंदर, ठीक है, अंडर सेक्शन 32 के अंदर। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली बोला गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा, जैसे कि सेक्शन 35 सीसीसी, सीसीडी, सेक्शन 35, सेक्शन 35 एडी, एक्सेट्रा, अगर वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा तो बेटा फिर कोई डिप्रीशिएशन या कोई और डिडक्शन पीजीपी के अंदर नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स किसी भी सेक्शन में, किसी प्रोविजन में उसके लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर बेटा सबसे पहला पार्ट आता है कि आपको जो भी एक्सपेंसेस अलाउबल होते हैं अंडर सेक्शन 30 टू 37(1) वो क्या क्या रहेंगे? तो सबसे पहले आपका सेक्शन 30 रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस ऑन बिल्डिंग। रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, टैक्स ऑन बिल्डिंग। रीट है, रीत जहां की प्रीसदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, ठीक है। तो अगर बिल्डिंग वहां पे यूज किया गया बिजनेस के लिए, डिडक्शन क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। अगर बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज नहीं करका, डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। अगर वहां पे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है, डिडक्शन क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। दोनों सेक्शन 30 एंड सेक्शन 31 की एक कॉमन चीज है। कॉमन बेटा क्या है? कॉमन ये है कि अगर वहां पे रिपेयर्स करंट नेचर के मतलब कैपिटल नेचर का रिपेयर्स है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो कैपिटलाइज हो जाएगा, बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर करंट नेचर के रिपेयर्स है, कौन सा बेटा? करंट नेचर के रिपेयर्स है, तो फिर करंट नेचर के रिपेयर्स का वहां पे क्या हो जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा बेटा एक चीज आता है कि अगर बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ठीक है, अगर वो पार्टली यूज हो रहा है बिजनेस के लिए और पार्टली यूज हो रहा है पर्सनल पर्पस के लिए, तो बेटा वहां पे डिडक्शन वहां पे जो रहेगा, ठीक है, पीजीपी के लिए उतना ही मिलेगा जितना बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेक्शन है बेटा सेक्शन 32। सेक्शन 32 टॉक्स अबाउट डेप्रीसिएशन। सेक्शन 32 टॉक्स अबाउट डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बेटा एज पर इनकम टैक्स एक्ट
61 डेप्रिसिएशन रहेगा, जिसकी जो रेट्स होती है, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, वो एज पर इनकम टैक्स रूल्स होती है, एज पर इनकम टैक्स रूल्स होती है। ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला क्लास ऑफ असेट आता है। क्लास ऑफ असेट सबसे पहले बेटा 4 तरह के यहाँ पे असेट्स है। पहला है बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स, इंटेंजिबल असेट्स एंड प्लांट एंड मशीनरी। जब प्लांट एंड मशीनरी में बहुत सारी और भी असेट्स आ जाती है, सिर्फ 4 ही क्लास ऑफ असेट होता है। दूसरा आता है बेटा कंडीशंस। कंडीशन क्या होता है? सबसे पहला कंडीशन है कि भाई डेप्रिसिएशन का डिडक्शन तभी मिलेगा, डेप्रिसिएशन का डिडक्शन तभी मिलेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। नंबर 1 के असेट होना चाहिए और असेसी ओनर होना चाहिए। असेसी क्या होना चाहिए बेटा? ओनर होना चाहिए। बेनिफिशियल ओनर है तो भी चलेगा, हमने डिटेल में डिस्कस किया था व्हाट इज बेनिफिशियल ओनरशिप, ठीक है। उसके बाद में जो असेट है बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इट शैल बी पुट टू यूज, इट शैल बी पुट टू यूज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन फॉर 180 days or more. If it is put to use for 180 days or more in the year of acquisition, then full depreciation shall be allowed, and if it is put to use for less than 180 days, then only half depreciation shall be allowed and balance half shall be lapse हो जाएगा। लेकिन अगर ईयर ऑफ एक्विजिशन के अंदर आपको पुट टू यूज नहीं किया है तो उस साल आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बट सब्सिक्वेंट ईयर से वेदर इट इज पुट टू यूज और नॉट और लेस देन 180 days और मोर देन 180 days, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्सिक्वेंट ईयर से फुल डेप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा। सब्सिक्वेंट ईयर से फुल डेप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब पुट टू यूज का कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कौन से ईयर के लिए अप्लाई करता है? सिर्फ ईयर ऑफ एक्विजिशन के लिए ही अप्लाई होता है। उसके बाद में अगर आपने असेट पार्टली बिजनेस पार्टली अदर पर्पस के लिए यूज किया है तो जो डिप्रिसिएशन का डिडक्शन है वो भी प्रोपोर्शनेटली मिलेगा जितना आपने बिजनेस में यूज किया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा मेथड। मेथड 2 है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर बेटा सिर्फ किसके लिए? दैट इज ऑप्शन है। किसके लिए? जो पावर बिजनेस के अंदर असेसी एंगेज है उसके लिए, जो असेसी एंगेज है पावर बिजनेस के लिए उसके लिए। बाकी सबके लिए कंपल्सरीली क्या हो जाएगा? WDV हो जाएगा, WDV हो जाएगा। उसके बाद में आता है बेटा रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन की मैं बात करूं तो रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर बिल्डिंग है, बिल्डिंग नॉर्मल वाला 10%। अगर वहां पे आपका बिल्डिंग रेसिडेंशियल है, जैसे गेस्ट हाउस हो गया कंपनी का, या जो क्वार्टर्स वगैरह होते हैं एम्प्लॉइज के, 5% हो गया। अगर वहां पे आपका बिल्डिंग वुडन स्ट्रक्चर टेम्परेरी इरेक्शन है, ठीक है, जैसे टीवी फिल्म के सेट्स वगैरह होते हैं या जो साइट ऑफिसेस वगैरह होते हैं, तो बेटा उस केस में 40%। एंड अगर कोई बिल्डिंग है जो वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के लिए है, तो बेटा वहां पे 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। उसके बाद में बेटा आता है फर्नीचर। अगर फर्नीचर फिटिंग्स है इंक्लूडिंग जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है तो उसके ऊपर 10% रेट है। इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जो कुछ भी है 25% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। इवन अगर राइट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ प्रोफेशन है तो वो भी आपका 25% से डेप्रिसिएबल हो जाएगा। फिर तो बेटा प्लांट एंड मशीन अगर जनरल रेट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ प्लांट एंड मशीन या फिर मोबाइल फोन, सेल फोन, स्मार्टफोन्स, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा 15% वहां पे रेट हो जाएगा। अगर वहां पे बेटा मोटर कार है, क्या है मोटर कार, तो मोटर कार में आपको ध्यान रखना है कि मोटर कार अगर नॉर्मली बिजनेस में यूज हो रहा है, किसमें यूज हो रहा है बेटा? नॉर्मली अगर बिजनेस में यूज हो रहा है, नॉर्मली बिजनेस में यूज हो रहा है, एंड इट वाज परचेज बिफोर 23 अगस्त 2019, परचेज बिफोर 23 अगस्त 2019, तो कितना परसेंट? 15%। अगर मोटर कार नॉर्मली बिजनेस में यूज हो रहा है लेकिन इट इज परचेज एज वेल एज पुट टू यूज बिटवीन 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 30%। कितना परसेंट? 30% हो जाएगा। फिर अगर मोटर कार हायरिंग बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, हायरिंग बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, या मोटर ट्रक, मोटर लॉरीज, बसेस वगैरह है, ठीक है, तो उस केस में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30% हो जाएगा अगर वो परचेज किया था बिफोर 23 अगस्त 2019। लेकिन अगर मोटर कार, मोटर बस, लॉरी हायरिंग बिजनेस के लिए यूज हो रहा है एंड इट वाज परचेज एज वेल एज पुट टू यूज, दोनों एक ही इस पीरियड में होना चाहिए, परचेज एज वेल एज पुट टू यूज बिटवीन 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना? 45% हो जाएगा। उसके बाद में मोल्ड्स, डाइज जो होता है, रबर एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, 30% रेट है। शिप वेसल्स वगैरह है तो 20% है। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर है तो 40% है, ठीक है। पानी में तैरेगा तो 20%, हवा में उड़ेगा तो डबल एफर्ट लगेगा, 40% वहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। कंप्यूटर, लैपटॉप इंक्लूडिंग कंप्यूटर पेरिफेरल जैसे कीबोर्ड हो गया, माउसी हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे 40%, कितना 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। बुक्स वगैरह है तो बुक्स पे भी 40% हो जाएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, पॉल्यूशन चाहे वो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल हो, या फिर आपका सॉलिड वेस्ट कंट्रोल हो, 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट, ECG हो गया, ठीक है, वेंटिलेटर वगैरह हो गया, 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। विंड मिल अगर मोदी जी के आने से पहले इंस्टॉल बिफोर 1 अप्रैल 2014 तो 15%, अगर मोदी जी के आने के बाद में ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 तो 40% हो जाएगा। इसके अलावा अगर ऑयल वेल्स वगैरह या
उससे रिलेटेड प्लांट मशीन तो 15% रेट हो जाएगा। फिर तो बेटा सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन, सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब दो तरह का कि किस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो अगर असेसी वहां पे डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहा है, क्या कर फॉलो कर रहा है बेटा, डब्ल्यूडीवी, तो उसको ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। सर ब्लॉक कैसे बनता है, ब्लॉक कैसे बनता है, सेम क्लास ऑफ असेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का आप वो जो सारी असेट्स है उनको इकट्ठा कर लोगे, उनका अलग अलग किसी भी तरीके से आपको रखने की जरूरत नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं, उनको इकट्ठा करके उनको एक ब्लॉक में डाल दोगे और अज्यूम करोगे कि एक ही असेट है और फिर उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहोगे। अगर कोई असेट खरीदा तो उसके अंदर ऐड कर देंगे उस ब्लॉक का, अगर कोई असेट बेचा तो उसमें से लेस कर देंगे वहां पे, इसी तरीके से वो चलता रहेगा। ठीक है, सेम क्लास ऑफ असेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर बेटा असेसी वहां पे पावर बिजनेस के अंदर एंगेज है तो उसके केस में, और वो फॉलो करा इंडिविजुअल असेट सिस्टम, तो उसको वहां पे इंडिविजुअल असेट सिस्टम, अगर एसएलएम फॉलो करा तो इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, हर एक असेट के ऊपर अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम के अंदर जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है ब्लॉक वो ले लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस, जी हाँ एडिशंस ड्यूरिंग द परचेज मत लिखो, एडिशंस लिखा करो क्योंकि अलग अलग तरीके से असेट आ सकती है, तो एडिशंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, और वो एक्चुअल कॉस्ट पे, वो किस पे लेना आपको, एक्चुअल कॉस्ट 43(1) के ऊपर, और इस एडिशन को दो पार्ट में डिवाइड करना, एक पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज और दूसरा पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर। ठीक है, उसके बाद में कोई सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई एसेट बेचा स्क्रैप हुआ है जिसके बदले में आपको कुछ मनीज पेबल है, कुछ पैसा आने वाला है, तो उसको आप क्या करोगे, ठीक है, आप वहां पे लेस कर दोगे। ठीक है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, और जो बैलेंस अमाउंट बचा है उसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे, एक पुट टू इज लेस देन 180 डेज, उसके ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, बैलेंस ऑफ लैप्स हो जाएगा। और जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट मतलब ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस पुट टू इज 180 डेज और मोर वाला अमाउंट है, उसके ऊपर आप फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ये दोनों डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और ये जो वैल्यू था, ठीक है, सेल्स लेस करने के बाद में उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन लेस करोगे तो क्लोजिंग डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना बेटा कि अगर कोई असेट जो कि खरीदा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट वो पुट टू यूज नहीं किया है, तो बेटा वो ब्लॉक में तो आएगा, ब्लॉक में तो ऐड करना, बट उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना, उसको अलग से रख लो वहां पे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में आता है बेटा एक्चुअल कॉस्ट अंडर सेक्शन 43(1). एक्चुअल कॉस्ट अंडर सेक्शन 43(1) क्या बोलता है, एक्चुअल कॉस्ट अंडर सेक्शन 43(1) क्या बोलता है कि जो असेट है उसका कॉस्ट, बेसिकली जो उसका एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सिर्फ वही नहीं आएगा, उसके अलावा कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी होते हैं, वो भी ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो भी उसका एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो लेना है, उसके अंदर आप ऐड कर दोगे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा हुआ है, ठीक है, इंस्टॉलेशन का कुछ खर्चा हुआ है, ये सारे के सारे ऐड कर दो। अगर आपने कोई जो असेट है उसको परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिया था, तो जो लोन का जो इंटरेस्ट होगा, अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है तो अप टू फर्स्ट पुट टू यूज का इंटरेस्ट यहां पे ऐड हो जाएगा। और मान लो अभी तक आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ था, तो अप टू डेट ऑफ प्रोडक्शन स्टार्टेड, डेट ऑफ बिजनेस स्टार्टेड का इंटरेस्ट होगा, वो यहां पे ऐड हो जाएगा। और डिटेल में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद में आता है ट्रायल रन एक्सपेंसेस। ट्रायल रन, अगर आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था और फिर ट्रायल रन होता है, तो फिर वो जो खर्चा होगा वो यहां नहीं आएगा, कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, वो रेवेन्यू में सेक्शन 37(1) के अंदर डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ था, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उस केस में जो भी ट्रायल एंड एक्सपेंस हो जाएगा वो कॉस्ट का पार्ट होगा, वो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस है तो वो भी ऐड कर दोगे। लेस क्या करना है बेटा, जो कॉस्ट किसी और ने अगर बेयर किया है, कि जो असेट का कॉस्ट है कोई और वहां पे बेयर कर रहा है, तो वो कॉस्ट आप उस पर्टिकुलर पर्सन ने जो कॉस्ट बेयर कर रखा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कॉस्ट बेयर कर रखा है उसको आप लेस कर दो। उसके अलावा गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी या ग्रांट मिला है, हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि सब्सिडी ग्रांट अगर रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंस के रीइंबर्समेंट के लिए मिला है तो सेक्शन 28 के अंदर पीजीपी इनकम होगा। लेकिन अगर कोई असेट एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिला है, तो बेटा कॉस्ट में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, वो एक्चुअल कॉस्ट का में से आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ट्रायल रन हुआ बेटा, ट्रायल रन के अंदर अगर कुछ प्रोडक्शन बन के आता है और आपका एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फिर वो जो ट्रायल रन के प्रोडक्शन बन के आया उससे अगर कोई सेल प्रोसीड होता है तो वो यहां पे लेस कर दोगे। लेकिन आपका बिजनेस चल रहा था तो ऐसे केस में ये जो सेल प्रोसीड होगा वो रेवेन्यू में चला जाएगा, सेल्स का पार्ट हो जाएगा, टोटल टर्नओवर का पार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें लेस करोगे तो एक्चुअल कॉस्ट अंडर 43(1) आ जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि यहां पे एक सेक्शन 40A(3) है। 40A(3) क्या बोलता है कि अगर सिंगल पर्सन सिंगल डे को अगर कोई पेमेंट किया है एक्सीडिंग ₹10,000, इट मस्ट बी थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस।
ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इन दैट केस वो जो पूरा का पूरा पार्ट होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। सेम यहां पे भी अप्लाई हो जाएगा कि अगर सिंगल पर्सन सिंगल डे को अगर पेमेंट किया, जो भी ऊपर हमने पेमेंट डिस्कस किया है, हमने प्रॉपर एग्जांपल के साथ में ये डिस्कस किया था, ठीक है, और वो सिंगल पर्सन सिंगल डे पेमेंट हुआ एक्सीडिंग 10,000 अदर देन अकाउंट पे, अकाउंट पे ड्राफ्ट ईसीएस हुआ है, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। क्लियर है। फिर उसके बाद में आता है आपका वहां पे अगर ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया तो 35,000 का लिमिट है। उसके बाद में आता है कुछ और केसेस है जहां पे एक्चुअल कॉस्ट अलग अलग हो सकता है, जैसे कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू ट्रेड इनटू कैपिटल असेट। ठीक है, अगर आपका कोई स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है, उसको आप कैपिटल असेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो वो एक्चुअल कॉस्ट, उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वो आपको ले लेना है। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल असेट रिसीव्ड इन गिफ्ट विल एक्सेट्रा, तो जो WDV होगा प्रीवियस ओनर का वही आपका एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। फिर आता है अगर सेकंड हैंड अगर कोई एसेट आप एक्वायर करते हो, कैपिटल एसेट एक्वायर करते हो, तो जो एओ डिसाइड करेगा, असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, वही एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। अगर कोई एसेट है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर हमने वहां पे यूज किया है और वो आप बिजनेस में लेकर के आ रहे हो तो बेटा आप 100% डिडक्शन ले चुके होंगे, उस केस में एक्चुअल कॉस्ट निल हो जाएगा। और अगर कोई एसेट आपने ट्रांसफर किया और उसको फिर से रीएक्वायर कर रहे हो तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, WDV ऑन ओरिजिनल ट्रांसफर और रीएक्वेशन कॉस्ट विच एवर इज लो, हमने डिटेल में डिस्कस किया था ये चीजें। फिर आता बेटा असेट एक्वायर्ड फॉर पर्सनल यूज एंड लेटर ऑन ब्रॉट इनटू द बिजनेस, तो अगर आपने बिल्डिंग पहले पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा था, बाद में आप उसको बिजनेस में लेके आते हो, तो जो उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट था, जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट था, उसमें से नोशनल डेप्रिसिएशन जितने पीरियड के लिए आपने उसको पर्सनली यूज किया है उस पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन चार्ज, नोशनल डेप्रिसिएशन आप लेस कर दोगे तो वो आपका एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना बेटा कि जिस साल आपने एक्वायर किया था, भले ही वो पर्सनल पर्पस के लिए किया था, तो आपने वो पुट टू इज लेस देन 180 डेज था, तो अब जब नोशनल डेप्रिसिएशन निकालोगे तो उस साल का आपको डेप्रिसिएशन हाफ लेना पड़ेगा। लेकिन आप बिजनेस में जब लेकर के आ रहे हो उस साल भले ही पुट टू इज लेस देन 180 डेज है, बिजनेस में इसको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि यहां पे वर्डिंग क्या है, डेट और ईयर ऑफ एक्विजिशन, तो ईयर ऑफ एक्विजिशन अभी नहीं, ईयर ऑफ एक्विजिशन जब ओरिजिनली आपने खरीदा पर्सनल यूज के लिए वही आ रहा है। फिर आता है बेटा अदर असेट के केस में भी ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, लेकिन नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करने की जरूरत नहीं है। करंट ईयर में जब वो बिजनेस में लेके आएगा तो फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा एंड व्हाट विल बी एक्चुअल कॉस्ट, जो ओरिजिनल कॉस्ट था वही आपका एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। फिर आता बेटा सेल ऑफ एसेट के अंदर अगर एसएससी इंडिविजुअल एसेट सिस्टम फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो उस केस में बेटा वहां पे 3 सिचुएशन हो सकती है कि योर सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है, कॉस्ट एंड WDV से ज्यादा हो सकता है 135 रुपए। सपोज योर कॉस्ट इज 100, WDV इज 80, मतलब 20 रुपीज का डिप्रिसिएशन चार्ज किया आज तक, एंड सेलिंग प्राइस इज 135, तो जो टोटल 55 का प्रॉफिट होगा उस 55 में से 20 रुपीज टू द एक्सटेंट विच इज चार्ज एज डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, वो 20 रुपीज तो जाएगा आपका बैलेंसिंग चार्ज एज डीम PGP इनकम अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 2, एंड जो ओवर एंड अबव द कॉस्ट है 100 रुपए से ऊपर 35 रुपए, वो आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ये मैं बता चुका हूं आपको। लेकिन अगर कॉस्ट ज्यादा है आपका सेलिंग प्राइस से एंड सेलिंग प्राइस ज्यादा है WDV से, कॉस्ट इज 100, सेलिंग प्राइस 90, WDV इज 80, तो इन दैट केस आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आप ऑलवेज WDV से कंपेयर करोगे, कॉस्ट से कभी भी कंपेयर नहीं करोगे। तो इन दैट केस जो 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा पूरा का पूरा आपका डीम PGP इनकम अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 बैलेंसिंग चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपीज तक जितना भी आपको प्रॉफिट होगा पूरा का पूरा आपको डीम PGP 41.2 मानना पड़ेगा। फिर अगर आपका सेलिंग प्राइस इज लेस देन WDV, सेलिंग प्राइस 75, WDV इज 80, तो जो 5 रुपीज का अनअमोटाइज अमाउंट है जिसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन क्या करना है वो 5 रुपीज का अलाउ हो जाएगा उसी साल में जिस साल आपने उसको बेचा है, टर्मिनेट किया है एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। उसके बाद में आता है बेटा ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में एवरी टाइम जब आप असेट बेचोगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, लाइक इंडिविजुअल सिस्टम। यहां पे 4 सिचुएशन होगी, ऑल असेट्स आर सोल्ड, सारी की सारी, द कंप्लीट ब्लॉक इज सोल्ड, पूरा का पूरा ब्लॉक बेच दिया। अब पूरा ब्लॉक बेच दिया, ठीक है, 10 असेट थी, 10 की 10 असेट बेच दिया आपने, ठीक है, 10 लाख की वैल्यू थी, आपने 8 लाख में बेच दिया, लॉस हो गया, इट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, कोई डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एसेट ही नहीं है वहां पे। दूसरा केस, कंप्लीट ब्लॉक इज सोल्ड, 10 एसेट थी, 10 की 10 एसेट बेच दी, 10 लाख की 10 एसेट थी, आपने 13 लाख में बेची, 3 लाख का वहां पे क्या हो गया, प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई डिप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं क्योंकि एसेट ही नहीं है। फिर नेक्स्ट सिचुएशन है
ठीक है, कंप्लीट ब्लॉक नहीं बेचा, कुछ ही असेट्स बेची है, 10 में से 5 असेट बेची, 5 अभी भी ब्लॉक में, और सर कितने बेची, 10 लाख का वहां पे ब्लॉक था, 7 लाख में बेची, तो आपके पास में 3 लाख का वैल्यू भी है और 5 असेट भी है। कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मली डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जैसे ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम के अंदर करते हैं हम, वैसे ही करना है। लेकिन आपके पास में 10 असेट थी 10 लाख की, आपने सिर्फ 5 असेट बेची है, कितने में, 13 लाख के अंदर। तो बेटा असेट तो आपके पास में है, बट वैल्यू पूरा का पूरा रिकवरी हो चुका है, कॉस्ट का पूरा का पूरा रिकवरी हो चुका है, जो 3 लाख एक्सेस रिकवरी हुआ है, दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो वैल्यू। एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन बेटा, एडिशनल डेप्रिसिएशन इट इज समथिंग एडिशनल जो कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तब मिलता है। तो एलिजिबल असेसी एनी असेसी, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, एओपी भी है, कोई भी हो सकता है। एलिजिबल बिजनेस क्या होगा बेटा, असेसी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एनी आर्टिकल और थिंग और जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन ऑफ पावर। एलिजिबल एसेट क्या होगा बेटा, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, बट एक्सक्लूडिंग एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल शिप एयरक्राफ्ट, एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल शिप एयरक्राफ्ट, इंक्लूडिंग 4 क्लिप्स, अगर 4 क्लिप्स है तो बेटा वो भी आपको क्या कर देना है, वो भी उसको प्लांट एंड मशीनरी में ले लोगे और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा। दूसरा बेटा आता है, ठीक है, दूसरा आता है कि अगर कोई ऑफिस के अंदर, गेस्ट हाउस के अंदर प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया गया, उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है बेटा, अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी जो कि प्रीवियसली यूज कर रखा है, सेकंड हैंड है, चाहे इंडिया से हो या फॉरेन से हो, मतलब प्रीवियसली जिसको यूज कर रखा है, ठीक है, उसके ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। हम डिटेल में लॉजिक के साथ में डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद में आता है ऐसा प्लांट मशीन जिसका टोटल कॉस्ट अलाउ हो चुका है इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जैसे सेक्शन 35 सीसीसी के अंदर, सीसीडी के अंदर, 35 के अंदर, 35 एडी के अंदर उसका पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाता है, तो फिर कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन इज 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। However, अगर असेसी का कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जैसे कि वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यानी आर्टिकल और थिंग का बिजनेस कर रहा है, कहां पे, इन द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल, आईआईटीबीडब्ल्यू, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल के अंदर, एंड बिजनेस स्टार्टेड बिटवीन 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2020, देन रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी 35% इंस्टेड ऑफ 20%, इंस्टेड ऑफ 20%। एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि बेटा अगर आपने असेट इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, क्योंकि आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ ईयर ऑफ एक्विजिशन के अंदर ही मिलेगा, तो अगर आपने उसको पुट टू यूज किया है तो मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। और अगर ये पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, एंड बैलेंस हाफ शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, ये लैप्स नहीं होता, ठीक है। ईयर ऑफ एक्विजिशन के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। फिर वो सीबीटी सर्कुलर, ठीक है, कि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग या फिर प्रिंटिंग का बिजनेस, तो मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा। अदर पॉइंट्स, हायर परचेज वाले को नॉर्मली डेप्रिसिएशन मिलेगा स्टार्टिंग से ओनर मानते हुए। इंपोर्टेड कार से केस में अगर बिफोर 1 अप्रैल 2001 अगर अक्वायर कर रखा था और टूरिस्ट बिजनेस में यूज हो रही थी तब तो डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, किसी और बिजनेस में यूज हो रही तो डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। लेकिन 1 अप्रैल 2001 के बाद में किसी बिजनेस में यूज करो, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, अलाउ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर अमलगमेशन होता है, मर्जर होता है या फिर कन्वर्जन होता है प्रोप्राइटर टू कंपनी और पार्टनरशिप टू कंपनी और एलएलपी, तो उस केस में क्या होगा बेटा, कुछ नहीं करना है, नॉर्मली डेप्रिसिएशन कंप्यूट करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नॉर्मली आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो वो भी वैसे ही कंप्यूट करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद में आप वो जो कंप्यूटर डेप्रिसिएशन है उसको नंबर ऑफ डेज जो यूज कर रखा है, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, पहले जो असेसी था और अभी जो असेसी है, प्रेडिसेसर नंबर ऑफ डेज के अंदर आप उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बांट दो उस डेप्रिसिएशन को। फिर 32 AD बेटा इन्वेस्टमेंट अलाउंस, इन्वेस्टमेंट अलाउंस इज बेसिकली सम एक्स्ट्रा डिडक्शन, अगर आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, इट इज नॉट डेप्रिसिएशन। सबसे पहले एलिजिबल असेसी क्या है, एनी असेसी, इंडिविजुअल, एचओ, पार्टनरशिप हम कोई भी चलेगा। एलिजिबल बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एनी आर्टिकल और पावर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एनी आर्टिकल और थिंग। एलिजिबल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल के अंदर ही आप कर सकते हो। बिजनेस कौन से पीरियड में स्टार्ट होना चाहिए, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 के बीच में। एलिजिबल एसेट क्या होगा, ओनली प्लांट एंड मशीनरी, बट एक्सक्लूडिंग वही 4 वाला ऑफिस के अंदर इंस्टॉल नहीं कर रखा होना चाहिए, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल शिप एयरक्राफ्ट नहीं होना चाहिए, सेकंड हैंड नहीं होना चाहिए, और जिसका पूरा का पूरा डिडक्शन एक ही साल में मिल गया वो भी नहीं होना चाहिए, उनको छोड़ करके। व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ डिडक्शन, 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट कौन से में मिलता है, ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन, नॉट इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। जब जब आप इंस्टॉल करोगे तब तब आपको डिडक्शन मिलेगा। और बेटा को लॉक इन पीरियड, ये सर 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। अगर आपने उसको ठीक है, जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको इंस्टॉल कर दिया, उसका डिडक्शन ले लिया आपने सेक्शन 32 AD के अंदर 15% का, और अगर आपने विद इन 5 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, विद इन 5 इयर्स अगर उसको ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया, तो जो डिडक्शन लिया था आपने वो प्रोपोर्शन बेसिस पे जितना बेचा उसके ऊपर 15% आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, एंड इट विल बी पीजीपी इनकम अंडर सेक्शन 28, अंडर सेक्शन 28, ठीक है। अगर असेसी सारी कंडीशन, अच्छा ये डेप्रिसिएशन नहीं है तो कोई
पुट टू यूज वाला कंडीशन अप्लाई होता नहीं है, WDV रिड्यूस होता नहीं है, और अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो एसएससी मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है, मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है। हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया था, मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन भी ले सकता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी ले सकता है 35% की रेट से, और आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस 15% से भी ले सकता है। फिर आता बेटा सेक्शन 35 CCC CCD CCC CCC किसान को 3 बार क्या लगा रहे, चूना चूना लगा रहे, चूना लगा रहे, चूना लगा रहे बेटा, ठीक है। उस केस में आपका डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर वहां पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में अगर कोई खर्चा किया जा रहा है, कोई खर्चा किया जा रहा है, तो एनी एसएससी, कोई भी एसएससी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लैंड नो डिडक्शन, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग नो डिडक्शन, बट डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और अदर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो 100%, अर्लियर इट वाज 150%, 100% डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। वैसे 35 CCD क्या बोलता है, अगर कोई आप खर्चा करो स्किल डेवलपमेंट, सीसीडी में बैठ के, किसान सीसीडी में बैठ के क्या करना है, पकौड़ा तोड़ना है, वड़ा तलना है, वड़ा पाव बनाना है, कॉफी बनाना सीखना है, स्किल डेवलपमेंट, और वहां पे अकेले सीसीडी में नहीं बैठ सकता, कंपनी तो एलिजिबल एसएससी क्या होगा, कंपनी, वही सेम, नो डिडक्शन फॉर लैंड, नो डिडक्शन फॉर बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और अदर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में बेटा आता है वहां पे कि अगर आपने सेक्शन 35 CCC या CCD में कोई डिडक्शन लिया है तो आपको किसी और सेक्शन के अंदर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसके बाद में 35D अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो बिजनेस करने से पहले खर्चे किए जाते हैं वो आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ठीक है। यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है, फेमस पाप, F फॉर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, E फॉर इंजीनियरिंग सर्विस, M फॉर मार्केट सर्वे, A फॉर क्या है, MOAO ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। S क्या है, शेयर्स एंड डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, और ROC का फीस हो जाएगा, वो भी आ जाएगा। फिर P क्या है, प्रोस्पेक्टस ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। एनी अदर अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर बाय CBDT एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे आपके फेमस पाप खर्चे होंगे, इनका डिडक्शन मिलेगा। अब डिडक्शन कितना मिलता है, डिडक्शन मिलता है 35D के अंदर 1/5 ऑफ एलिजिबल एक्सपेंस, 5 साल के लिए आपको इक्वल डिडक्शन मिलेगा 1/5 ऑफ एलिजिबल एक्सपेंस। अभी एलिजिबल एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, तो अगर वहां पे इंडियन कंपनी है, बेटा ये डिडक्शन सिर्फ इंडियन कंपनी और अदर रेसिडेंट एसएससी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता, तो अगर इंडियन कंपनी है तो उस केस में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड व्हिचएवर इज हायर, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड व्हिचएवर इज हायर, और जो दो हायर आएगा उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर के साथ में, व्हिचएवर इज लोअर, ये एलिजिबल एक्सपेंडिचर होगा, उसका 1/5 डिडक्शन मिल जाएगा 5 साल तक, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे अदर रेसिडेंट एसएससी, इंडिविजुअल, HUA, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, LLP, ठीक है, अदर देन कंपनी बट रेसिडेंट होना चाहिए, तो इन दैट केस 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एक्चुअल एक्सपेंडिचर व्हिचएवर इज लोअर, ये वहां पे एलिजिबल एक्सपेंस हो जाएगा और इसका 1/5 डिडक्शन मिल जाएगा 5 साल तक। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, तो बेटा जो टोटल फिक्स्ड एसेट रिक्वायर्ड है न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, दैट इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का डेफिनेशन दे रखा है, जो इशूड शेयर कैपिटल है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है वहां पे, ठीक है। इश्यू शेयर कैपिटल है, डिबेंचर इशू करके वो, एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग, अगर मोर देन 5 इयर्स के लिए अगर कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है तो वो आपके क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में 35DD अमोर्टाइजेशन ऑफ अमलगमेशन डीमर्जर एक्सपेंस, अगर कोई अमलगमेशन हो रहा है या डीमर्जर हो रहा है तो उस केस में बेटा वहां पे 1/5 डिडक्शन मिल जाएगा उस खर्चे का, 5 साल तक मिलेगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपल्शन, ठीक है, ये सबको डिडक्शन मिलेगा बेटा, सबको, जो भी एसएससी सबको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। जो भी वॉलंटरी रिटायरमेंट में खर्चा हुआ 1/5 आपको डिडक्शन मिल जाएगा 5 साल के लिए। फिर 35 CCA इज फाइन, अगर एसएससी कंट्रीब्यूट करता है NFRD, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट, और नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है फॉर रूरल डेवलपमेंट, फॉर रूरल अर्बन डेवलपमेंट, तो उस केस में 100% डिडक्शन मिल जाएगा। फिर था सेक्शन 35 के अंदर अमेंडमेंट है। सेक्शन 35 क्या बोलता है, डायरेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। देखो बेटा रिसर्च का अगर वहां पे किया जा रहा है, अगर इन हाउस रिसर्च, दूसरा कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइड, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर। तो अगर वहां पे कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है साइंटिफिक रिसर्च के लिए टू IIT नेशनल लैबोरेटरी अप्रूव्ड करी, IIT नेशनल लैबोरेटरी अप्रूव्ड करी, अमेंडमेंट 100% डिडक्शन मिल जाए। अर्लियर इट वाज 150%, नाउ इट इज 100% डिडक्शन। और अगर टू इंडियन कंपनी एंगेज इन रिसर्च है तो उसको भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो अभी सब कुछ 100% हो गया है। अगर कंट्रीब्यूशन हो रहा है फॉर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इन सोशल साइंस तो अप्रूव्ड करी को किया जा रहा है तो 100% डिडक्शन। करी क्या है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च एसोसिएशन, एनी अदर इंस्टीट्यूशन। फिर उसके बाद आता है, ये तो हो गया बेटा आउटसाइडर को अब आप कर रहे हो, अभी इन हाउस रिसर्च खुद कर रहे हो वहां पे। अब ये भी हो सकता है आप बिजनेस से पहले कर रहे हो या बिजनेस के बाद में कर रहे हो। तो अगर सबसे पहले अगर आपने बिजनेस से पहले, बिजनेस शुरू होने से पहले किया, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो भी खर्चा किया मैक्सिमम 3 इमीडिएटली प्रीवियस ईयर्स है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस है, उनका ही डिडक्शन मिलेगा,
ठीक है, तो उस केस में बेटा हो सकता है आपने खर्चा कर रखा हो 3 साल से ज्यादा, तो बाकी जो है इग्नोर हो जाएगा, इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से वही आपका डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। तो टोटल कर लेंगे, टोटल में से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ लैंड का कोई डिडक्शन नहीं होगा, बाकी चाहे बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट में कुछ भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो सैलरी का डिडक्शन मिलेगा, बट सैलरी में भी परक्यूजिट्स है, पर्क्स है, उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल का डिडक्शन मिल जाएगा, रॉ मटेरियल का डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी को और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। अगर रिसर्च हो रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस चल रहा है और रिसर्च चल रहा है वहां पे, ठीक है, और एसएससी क्या है, कैम, एसएससी क्या है, कैम, कैम देखो अभी टेक्निकली देखा जाए तो लैंड को छोड़ के इसके अंदर 100% आपको मिल जाएगा डिडक्शन, पहले 150% हुआ करता, बट अभी लैंड को छोड़ के हर एक खर्चे पे चाहे वो आपका एसएससी कंपनी हो जो रिसर्च जिसका अप्रूव्ड हो, मैन्युफैक्चरिंग बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर हो या कोई अदर एसएससी हो, तो खाली देखो कैपिटल के अंदर लैंड का डिडक्शन नहीं मिलता दोनों केस में, बाकी सब कुछ 100% डिडक्शन मिल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपने सेक्शन 35 के अंदर 100% डिडक्शन क्लेम किया है तो आप किसी और सेक्शन के अंदर कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं ले सकते, ये चीज ध्यान रखना, ओके। फिर 35 एडी बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस है, 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है, ठीक है। मैं एक एक का डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बता दूंगा 14 स्पेसिफाइड बिजनेस जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिलता है, एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन कब, जब आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करोगे कि पर्टिकुलर बिजनेस होना चाहिए, एलिजिबल असेसी होना चाहिए और पर्टिकुलर डेट के बाद में बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए, ऑन और आफ्टर जो भी डेट है उसके बाद में स्टार्ट होना चाहिए। तो यहां पे मैंने आपको कीवर्ड बताया हुआ है पीडब्ल्यूसी, ट्रिपल एच, एचएफ, आईबीडब्ल्यू, एसपी, न्यू इंफ्रा। 2009 के अंदर पीडब्ल्यूसी जो अपनी कहानी मैंने बोली थी वही एक बार रिपीट कर लेता हूं। 2009 के अंदर पीडब्ल्यूसी ने 2009 के अंदर सत्यम का घोटाला किया था। सत्यम को क्या किया था, घोटाला 2009 के अंदर, याद ना, पीडब्ल्यूसी ने घोटाला कब किया था, 2009 के अंदर सत्यम ने घोटाला किया था। तो पी फॉर पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और क्या है वहां पे, पेट्रोलियम ऑयल, इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच पाइपलाइन नेटवर्क। एलिजिबल एसएससी कौन, एलिजिबल एसएससी होगा वहां पे एनी कंपनी, इंडियन कंपनी और कंसोर्टियम ऑफ इंडियन कंपनी और एनी अथॉरिटी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट, ठीक है। बिजनेस कब स्टार्ट होना चाहिए, गैस का पाइपलाइन है तो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2007, और अगर पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का पाइपलाइन है तो बेटा ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2009। तो ये 2009 का पहला बिजनेस होगा। डब्ल्यू वेयरहाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 2009 के अंदर वहां पे अगर स्टार्ट हुआ है, एनईएससी 100% डिडक्शन मिल जाएगा। एनसी कोल्ड स्टोरेज अगर 2009 के अंदर स्टार्ट हुआ ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2009 तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो 2009 के 3 बिजनेस। फिर उसके बाद में पीडब्ल्यूसी 2009 के अंदर जब घोटाला करती है तो क्या होता है, तो फिर ट्रिपल एच ऑडिट करने के लिए आता है। ट्रिपल एच जो हैवी वेट है, ट्रिपल डब्ल्यूडब्ल्यूई का, वो ट्रिपल एच ऑडिट करने के लिए आता है 2010 के अंदर। तो जब ट्रिपल एच ऑडिट करने के लिए आता है, सबसे पहले उसको कहां भेजा जाता है, सबसे पहले उसको भेजा जाता है होटल 2 स्टार का होटल होता है, वहां पे भेजा जाता है। वहां पे वो कौवा बिरयानी खाता है तो उसको फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो वहां पे ऑलरेडी 100 पेशेंट लेटे हुए होते हैं, तो फिर वहां से वो ठीक होकर के जाता है। तो उसको कहां पे, स्लम के अंदर हाउस दिया जाता है। तो 2010 के अंदर सबसे पहले क्या है, होटल ऑफ 2 स्टार एंड अबोव। दूसरा क्या है, हॉस्पिटल ऑफ मिनिमम 100% बेड। और तीसरा क्या है, स्लम रीडेवलपमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट, स्लम रीडेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट। ये 2010 के 2 बिजनेस हो गए। फिर ट्रिपल एच क्या बोलता है 2010 के अंदर, मैं स्लम के हाउस के अंदर नहीं रहूंगा। तो 2011 के अंदर उसको कहां पे शिफ्ट कर दिया था, महाड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग में महाड़ा के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। और फिर वहां पे बैठे बैठे क्या करता है, फर्टिलाइजर खाता रहता है, कमजोर हो गया इसलिए, ठीक है। तो 2011 के 2 बिजनेस, ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट और फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, ये 2011 के 2 बिजनेस। फिर 2011 के अंदर वो फर्टिलाइजर खाने के बाद में, ठीक है, 2012 के अंदर इनलैंड कंटेनर के अंदर बैठ करके बाबा रामदेव और शरद पवार का ऑडिट करता है। इनलैंड कंटेनर डिपो, बी कीपिंग, प्रोडक्शन हनी, बीज वैक्स एंड वेयर हाउस फॉर शुगर। बाबा रामदेव का बिजनेस बी कीपिंग, प्रोडक्शन हनी, बीज वैक्स एंड वेयर हाउस फॉर शुगर, शरद पवार का बिजनेस, ठीक है। तो 2012 के अंदर किसके ऑडिट करता है, हैवी वेट है इसलिए कंटेनर के अंदर बैठ के, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, बी कीपिंग, प्रोडक्शन हनी, बीज वैक्स एंड वेयर हाउस फॉर शुगर। 2012 के अंदर 3 बिजनेस हो गए। फिर आपका 2014 के अंदर मोदी जी को एसपी बनाते, क्या बनाते बेटा, एसपी बनाते हैं। उसको आयरन मैन का सूट पहना करके
लिक्विड आयरन का सूट पहना के 2014 के अंदर मोदी जी आ गए थे, तो उसको एसपी बनाते हैं, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन आयरन ओर का पाइपलाइन। और 2017 के अंदर न्यू इंडिया बन जाता है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे तैयार हो जाता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनिंग, पहला तो है आपका डेवलपिंग, दूसरा है मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, तीसरा है डेवलपिंग, मेंटेनिंग, ऑपरेटिंग। इसके अंदर भी एसएससी कौन है? इसके अंदर भी एसएससी है इंडियन कंपनी, कंसोर्टियम ऑफ इंडियन कंपनी और एनी अथॉरिटी बोर्ड सेटअप अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट, बाकी सब में एनी एसएससी है। तो 2017 के बाद में स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर मैंने बता दिया था उस दिन के भाई, सैनिटेशन, सीवरेज, हाईवे, एयरपोर्ट, ब्रिज, पोर्ट्स, ये सब बनाना वहां पे उसके अंदर आता है। फिर 35 AD कुछ और भी कंडीशन है कि भाई बिजनेस नया होना चाहिए, स्प्लिट अप करके नहीं शुरू करोगे, ठीक है। डिडक्शन अगर आपको इस सेक्शन के अंदर मिलता है तो आप कोई और सेक्शन के अंदर कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी सेक्शन क्यों ना हो इनकम टैक्स का, ठीक है। इस पर्टिकुलर खर्चे के लिए प्लांट एंड मशीन नया होना चाहिए, बट सेकंड हैंड अलाउड है। अगर इंडियन सेकंड हैंड तो मैक्सिमम 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीन, और फॉरेन का सेकंड हैंड है बेटा तो कितना भी अलाउ हो जाएगा, ठीक है। पाइपलाइन के लिए कंडीशन है कि बेटा बिजनेस आपका पीएनजीआरबी से अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरा कि एटलीस्ट सम पार्ट वो आपको नेचुरल गैस के लिए 1/3 आपको किसी और को भी यूज करने के देने का पड़ेगा, और पेट्रोलियम के लिए 1/4 किसी और को भी यूज करने के देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने कोई खर्चा किया है सिंगल डे सिंगल पर्सन एक्सीडिंग ₹10,000 अदर देन अकाउंट पे ड्राफ्ट और अदर देन ईसीएस, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने बिजनेस शुरू होने से पहले खर्चा किया, जितने भी साल का खर्चा किया है, तो टोटल पूरा का पूरा खर्चा अलाउ हो जाएगा इन द ईयर इन विच बिजनेस स्टार्टेड, प्रोवाइडेड वो सारे खर्चे को आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑन द फर्स्ट डे इन विच बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के सामने सेट ऑफ होता है, किसी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के सामने सेट ऑफ नहीं होगा। अगर करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है तो फ्यूचर में वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ऑडिट वगैरह करवाना जरूरी है। अगर वहां पे आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर असेट खरीदा, उसका डिडक्शन लिया 35 AD के अंदर, तो आपको उसको मिनिमम 8 इयर्स के अंदर 8 इयर्स तक स्पेसिफाइड बिजनेस में ही रखना पड़ेगा, आप उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो जिस साल में आपने विद इन 8 ईयर जिस साल में भी आपने उसको शिफ्ट किया है नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में, तो उस साल बेटा आपका ने जो डिडक्शन लिया, डिडक्शन क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप डिडक्शन विड्रॉ करोगे तो जो डिडक्शन लिया 35 AD के अंदर उसमें से आप लेस करोगे, डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन चार्ज, नोशनल डेप्रिसिएशन आप क्या करोगे, लेस करोगे। और उसी तरीके से जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा वो ओरिजिनल कॉस्ट तो अच्छा, ये जो आप क्या करोगे, जो डिडक्शन लिया है उसमें से आप नोशनल एप्रिसिएशन करोगे, तो सेक्शन 28 के अंदर आपका पीजीपी इनकम हो जाएगा, डिडक्शन विड्रॉ हो जाएगा। फिर वैसे ही नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर ये जो ओरिजिनल कॉस्ट था उस असेट का, उसमें से नोशनल एप्रिसिएशन लेस करोगे तो वो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा, उसको ब्लॉक में ऐड कर दोगे। फिर आता है सेक्शन 36(1) सीबीआई या एफआईआर, ठीक है। सबसे पहले आपका सीबीआई सी क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अदर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करो आरपीएफ के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ के अंदर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, या अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, या अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड, तो डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 36(1) बट एज पर सेक्शन 43B। 43 क्या बोलता है, कुछ खर्चे है, रेलवे में बैठकर टीवी पर आईपीएल देखना है, रेलवे में बैठकर टीवी पर क्या देखना है, आईपीएल देखना है, रेलवे का पैसा, टैक्सेस, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड उससे रिलेटेड इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है। बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज, ठीक है। इंटरेस्ट which is paid to PFI, SFC, SI, IIC, Scheduled Bank, Cooperative Bank, NBFC, ठीक है। P for Provident Fund, contribution to for employees, एंड एल आता लीव सैलरी, ये सारे के सारे पेमेंट का डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक पेमेंट कर दिया, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक पेमेंट कर दिया तब तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा उस साल में। और जब आप एक्चुअली पे करोगे तब आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आता है कि अगर आपने आरपीएफ, एसपीएफ अप्रूव्ड, सुपरएन्यूएशन फंड अप्रूव्ड, ग्रेच्युटी फंड के अंदर कंट्रीब्यूट किया है तो डिडक्शन क्या हो जाएगा, 36(1) के अंदर अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कंट्रीब्यूट कर रखा है किसके अंदर, यूआरपीएफ के अंदर, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अनअप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड, तो बेटा डिडक्शन नहीं मिलेगा चाहे आप पे करो कि मत करो। दूसरा आता है C2 भी मैंने बताया था, C2 के अंदर मैंने बताया था कि कंट्रीब्यूशन हो रहा है सीसी, जो पेंशन स्कीम है सीसीडी, पेंशन स्कीम है विच इज रेफर्ड अंडर सेक्शन सीसीडी 80 सीसीडी के अंदर रेफर्ड है, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हो तो 10% कितना बेटा, अप टू 10% ऑफ सैलरी डिडक्शन मिल जाएगा, और उसका एक्सेस वाला पार्ट डिसअलाउ हो जाएगा। सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म, बेसिक सैलरी प्लस डीए
टर्म्स। फिर आता B1 बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय। तो अगर बोनस पे किया गया अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम 43B के हिसाब से डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउ। लेकिन अगर वादा किया है तो वादा तो टूट जाता है, मतलब पे नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। बैड डेट अगर रिलेटेड टू बिजनेस है तो क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। अगर वो रिलेटेड टू लोन है और लोन देना आपका बिजनेस नहीं है तो डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन लोन देना आपका बिजनेस है, मनी लेंडिंग का बिजनेस, तो अलाउ हो जाएगा। बैड डेट रिकवरी, अगर पहले डिडक्शन मिला था बैड डेट का, जब ये बैड डेट हुआ था तब तो वो रिकवरी डीम पीजीपी इनकम हो जाएगा अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 4। और अगर पहले डिडक्शन नहीं मिला था तो फिर आप उसको इग्नोर कर दोगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक के लिए पे किया डिडक्शन मिल जाएगा। यहां तक कि मैंने बताया था कि अगर कैटल्स के लिए पे कर रखा है, कैटल्स के लिए, किसके कैटल्स, मेंबर्स ऑफ अ फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे अमूल अपने मेंबर्स जो मिल्क प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, उनके कैटल्स का अगर इंश्योरेंस करवाती है, अगर वहां पे प्रीमियम पे करते हैं, डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा अमूल को, उस फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और अगर वहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है फॉर एम्प्लॉइज हेल्थ और कैश में पे कर रखा है तो डिसअलाउ, फुल्ली डिसअलाउ। और अगर 10,000 से ज्यादा है, अच्छा अप टू 10,000 है तो कैश में किया डिसअलाउ, लेकिन अदर देन कैश किया अलाउ हो जाएगा। और 10,000 से ज्यादा है तो सिर्फ अकाउंट पे ही, चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस में ही पेमेंट होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन पर्सनल पर्पस के लिए ले रखा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर लोन वहां पे बिजनेस के लिए ले रखा है और अगर वहां पे लोन ले रखा है पीएफआई, एसएफसी, एसआईसी, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, तो उस केस में डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउ। बट अगर ड्यू डेट तक पेमेंट कर दिया है 43B के हिसाब से तब तो अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज डिसअलाउ हो जाएगा। उस साल में जब एक्चुअल पे करोगे तब अलाउ हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपने किसी और से लोन ले रखा है, डजंट मैटर पे किया है कि नहीं पे किया, ऑलवेज अलाउ हो जाएगा। एनिमल राइट ऑफ, ठीक है, अगर आप अपने बिजनेस में एनिमल्स का यूज करते हो डिडक्शन आपको मिल जाएगा। जब वो एनिमल यूजलेस हो जाता है तो जो कॉस्ट था उसमें से स्क्रैप वैल्यू लेस कर दो उतना डिडक्शन मिल जाएगा। फैमिली प्लानिंग, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉइज की फैमिली प्लानिंग के लिए खर्चा करती है तो रेवेन्यू अलाउ हो जाएगा उस साल में। कैपिटल आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है तो डिडक्शन मिलेगा, बट एज पर लिमिट अंडर सेक्शन 40B मैक्सिमम 12%। और अगर प्रोप्राइटर वहां पे खुद को इंटरेस्ट पे करता है डिडक्शन नहीं मिलेगा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट आरडीटी का डिडक्शन नहीं मिलता है, और जहां पे मिलता है तो वो आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, अगर कोई सिक्योरिटीज है, कमोडिटीज है या इंट्राडे ट्रांजेक्शंस वगैरह हो रहे हैं और वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, वो मतलब आपका बिजनेस है, तो इस केस में एससीटी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा पीजीपी में से। लेकिन अगर वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, मतलब कैपिटल एसेट है, तो फिर आपको पीजीपी में डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 37(1) जनरल डिडक्शन की बात करता है। इसका डिडक्शन कब मिलेगा, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है। नंबर वन एक्सपेंस जो है वो सेक्शन 30 से 36(1) के अंदर नहीं आता है। दूसरा होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस रिलेटेड। तीसरा कैपिटल नेचर का नहीं है। चौथा किसी लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं है, किसी लॉ में इलीगल नहीं है, ऑफेंसिव नेचर का नहीं है, तो डिडक्शन 37(1) के अंदर मिल जाएगा। इलीगल इनकम टैक्सेबल होती है, इलीगल एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलता है। सीएसआर एक्सपेंसेस जो होते हैं बेटा, वो सीएसआर एक्सपेंसेस आपके, ठीक है, अलाउ नहीं होती क्योंकि होली एंड एक्सक्लूसिव बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है। सैलरी अगर पे किया एम्प्लॉय को डिडक्शन अलाउ हो जाएगा 37(1) के अंदर, ठीक है। वर्किंग पार्टनर को पे किया अलाउ हो जाएगा 37(1) के अंदर, बट 40B की लिमिट के हिसाब से। प्रोप्राइटर को पे किया डिडक्शन नहीं मिलेगा। लीव सैलरी पे किया 37(1) के अंदर अलाउ हो जाएगा, बट 43B के हिसाब से। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अगर नॉर्मली कर रखा है किसी मैगजीन के अंदर, किसी न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के अंदर, अलाउ हो जाएगा। बट अगर किसी ब्रोशर, पैम्पलेट, सोवेनियर मैगजीन के अंदर कर रखा होगा पॉलिटिकल पार्टी डिसअलाउ हो जाएगा, एक्सप्रेसली डिसअलाउ हो जाएगा 37(2) के अंदर, ठीक है। हालांकि पीजीपी में यहाँ पे डिसअलाउ हो जाएगा और लेटर ऑन आप 80 जीजीबी या जीजीसी के अंदर डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। कोई डेफर्ड रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है इनकम टैक्स के अंदर। पेनल्टी ब्रीच ऑफ लॉ का है, अलाउ होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अलाउ नहीं हो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ब्रीच ऑफ लॉ का है तो अलाउ नहीं होगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। माफ करना, एकदम रैपिड रिवीजन सुपर फास्ट चल रहा है अपना, क्या बोलते हैं, बुलेट ट्रेन की तरह जा रहा है, तो थोड़ा बहुत जबान फिसले तो थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन टैक्स, अगर टैक्स इंटरेस्ट ऑन टैक्स रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, रिलेटेड टू क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउड, बट एज पर सेक्शन 43B डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड है डिडक्शन नहीं मिलेगा। रिफंड ऑफ टैक्स, अगर जीएसटी का रिफंड आता है और पहले वो अलाउ हुआ था तो डिडक्शन, पहले अगर डिडक्शन मिला था तो अभी आपका वो क्या हो जाएगा, डीम पीजीपी इनकम अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 1। लेकिन अगर इनकम टैक्स का या किसी और टैक्स का, ठीक है, रिफंड आता है जो पहले अलाउ नहीं हुआ था तो उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। ये तीनों का मैंने बताया था क्या क्या चीज अलाउ होगी क्या नहीं अलाउ होगी, वो देख लेना। वहां पे कुछ और भी एक्सपेंसेस है कि भाई अगर कोई फिल्म प्रोडक्शन करता है और वो फिल्म का
ठीक है, सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिलता उसको बोलते हैं अबेंडेंट फीचर फिल्म, अबेंडेंट फीचर फिल्म, बराबर है। तो उसका जो भी कॉस्ट है अलाउ हो जाएगा सेक्शन 37(1) के अंदर मिल जाएगा। दिवाली एंड मुहूर्त एक्सपेंसेस तो वो भी आपको अलाउ हो जाएंगे अंडर सेक्शन 37(1) क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है। प्रीमियम अगर पे कर रखा है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का वो भी अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 37(1। यहां तक कि कोई नॉन कम्पीट फी पे कर रखा है उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 37(1। क्लियर है। अदर एक्सपेंस अगर बिजनेस से रिलेटेड है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ वेलफेयर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंडिचर डिडक्शन अलाउ हो जाएगा 37(1) के अंदर, लेकिन बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। सम अदर सेक्शन एक्सप्रेसली डिसअलाउड वाले आइटम, एक्सप्रेसली डिसअलाउड वाले आइटम एक तो है आपका एडवर्टीजमेंट एंड पैम्पलेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वो वाला, और एक इनकम टैक्स का डिडक्शन। 40A सेक्शन 40 स्मॉल है क्या बोलता है कि अगर आपने पेमेंट किया विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, या फिर टैक्स डिडक्ट तो कर दिया बट ड्यू डेट तक उसको डिपॉजिट नहीं किया, ड्यू डेट तक उसको डिपॉजिट नहीं किया गवर्नमेंट को, तो अगर रेसिडेंट किसको किसको पैसा, रेसिडेंट को अगर पेमेंट किया, रेसिडेंट को पेमेंट किया विदाउट टीडीएस या टीडीएस काट के ड्यू डेट से जमा नहीं करवाया तो 30% ऑफ एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, खाली 70% अलाउ होगा। अगर नॉन रेसिडेंट को अगर पेमेंट किया है बेटा और नॉन रेसिडेंट को अदर देन सैलरी का पेमेंट किया तो 100% क्या पैसा 100% डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में अगर वहां पे टीडीएस जमा करवा दिया जाता है या फिर जो पेई था ठीक है वो अपना रिटर्न फाइल कर देता है, ये वाली इनकम दिखा देता है, इसके ऊपर टैक्स भी पे कर देता है, तो उस केस में जितना डिसअलाउ हुआ था 30% या 100% वो क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, वो अलाउ हो जाएगा। ठीक है, और अगर नॉन रेसिडेंट को सैलरी पे किया, नॉन रेसिडेंट क्या पे किया है, सैलरी पे किया है विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो उस केस में 100% परमानेंटली डिसअलाउ हो जाएगा, बाद में भी उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर आता बेटा सेक्शन 40A2 एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव, अगर रिलेटिव को पेमेंट किया गया है और वो अप टू फेयर मार्केट वैल्यू तो अलाउ हो जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सेस है, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। रिलेटिव के अंदर कौन कौन आते हैं वो आपको पता है, देख लेना। 40A3 बार बार डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, पेमेंट आप कर रहे हो सिंगल पर्सन सिंगल डे, एक्सीडिंग 10,000 हर तरह का पेमेंट इसके अंदर आ गया, हर तरह का इसका अंदर पेमेंट आ गया, एक्सीडिंग 10,000 सिंगल पर्सन सिंगल डे। ठीक है, तो वो होना चाहिए अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस में अगर ऐसा हुआ है तो अलाउ हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हो फुल्ली डिसअलाउ, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट केस में आपका 35,000 का लिमिट है। ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। रूल 6DD क्या बोलता है कि अगर आप दो बैग भर के पैसा लेकर के जा रहे हो, 2 बैग भर के पैसा लेकर के जा रहे हो, ठीक है, तो आपका डिडक्शन वहां पे अलाउ हो जाएगा, भले ही वो 10,000 से ज्यादा क्यों ना हो कैश के अंदर। तो पहला वहां पे आपका क्या है कि अगर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है कहीं पे और वहां पे आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, अलाउ हो जाए, कितना ही पेमेंट करो, या फिर जब बैंक हॉलीडे बैंक आर क्लोज और तब आपको पेमेंट करना पड़ रहा है तो डिडक्शन मिल जाएगा, या फिर आप पेमेंट ही बैंक को कर रहे हो, एलआईसी को कर रहे हो, यूटीआई को कर रहे हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रहे हो तो अलाउ हो जाएगा। ठीक है, किसी एम्प्लॉय को टर्मिनल बेनिफिट दे रहे हो, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव, सैलरी दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, मैक्सिमम अप टू 50,000 तक अलाउ हो जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो जो कि पोस्टेड है अदर देन हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी, अगर पोस्टेड है मोर देन 15 डेज और उसको सैलरी पे करना है जहां पे उसका बैंक अकाउंट नहीं है, तो जो भी सैलरी पे किया अलाउ हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट को कुछ पे करो अलाउ हो जाएगा। अगर गांव वाले गरीब लोग को पेमेंट करें, गांव वाले गरीब लोग प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर विदाउट एड पावर, तो कितना ही पेमेंट करो अलाउ हो जाएगा। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी अलाउड नहीं होता है। देखो अगर एक्चुअली ग्रेचुइटी पे किया उसका डिडक्शन मिल जाएगा 37(1) के अंदर, अगर कंट्रीब्यूट किया एंड अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड डिडक्शन मिल जाएगा 36(1) के अंदर, बट एज पर सेक्शन 43B के अंदर अगर ड्यू डेट से पेमेंट किया तब तो डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर प्रोविजन बनाया है तो उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 43B हम डिस्कस करके चुके हैं, रेलवे में बैठ के टीवी पर आईपीएल देखना, ये सारे के सारे खर्चे, डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप उसका ड्यू डेट तक पेमेंट करोगे, अगर नहीं करोगे तो उस साल पे डिसअलाउ हो जाएगा, और जब आप एक्चुअली पेमेंट करोगे उस साल अलाउ हो जाएगा। 40B क्या बोलता है बेटा, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन और रेम्युनरेशन पेड टू पार्टनर बाय पार्टनरशिप फर्म। तो अगर वहां पे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि भाई एक डीड है राइटिंग के अंदर, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, पार्टनर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा,
जो भी इंटरेस्ट का रेट वगैरह वो मेंशन कर रखा है। और तीसरा चीज कि जो डीड बना है उसके बाद का इंटरेस्ट पे करो, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, बाद का इंटरेस्ट पे करो तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। कितना सर, कितना कितना कितना? तो या तो जो पे कर रखा है वो, या फिर एज पर डीड, या मैक्सिमम 12%, विच एवर इज लोअर डिडक्शन मिलेगा। अभी बेटा जो कैप लगता है ना, कैप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों के ऊपर लगता है, दोनों के ऊपर लगता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर फर्म पार्टनर को पे कर रही है तो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में आता है बेटा वहां पे आपका कि अगर कोई सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन अगर पार्टनर को पे किया रहा है तो वही अगेन सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई डीड होना चाहिए राइटिंग के अंदर, डीड के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए कि इस पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, वर्किंग पार्टनर को ही रेम्यूनरेशन दिया रहा है तभी अलाउ होगा, अदरवाइज डिसअलाउ हो जाएगा। सर कितना मिलेगा? तो वही एक्चुअली पेड, दूसरा एज पर डीड, और तीसरा एज पर सेक्शन 40B विच एवर इज लोअर। तो 40B के हिसाब से लिमिट अगर लॉस है बेटा, क्या है? लॉस है तो मैक्सिमम 1,50,000 सारे पार्टनर्स को मिला के, हमने क्वेश्चन किया था इसके ऊपर, सारे पार्टनर्स को मिला करके 1,50,000 का डिडक्शन क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। लेकिन अगर बुक प्रॉफिट है तो बुक प्रॉफिट के केस में बेटा, बुक प्रॉफिट के केस में आपको क्या करना है कि अगर अप टू 3 लाख बुक प्रॉफिट है, बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख, तो उस केस में 1,50,000 और 90% ऑफ दैट बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। लेकिन इफ बुक प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 3 लाख रुपीज, तो इन दैट केस अप टू 3 लाख तो वही करना है 1,50,000 और 90% ऑफ सच बुक प्रॉफिट दैट इज 270 विच एवर इज हायर। और जो बैलेंस बुक प्रॉफिट है उसका कितना? 60% दोनों का टोटल कर दोगे तो 40B का लिमिट आ जाएगा। उसको कंपेयर करोगे एक्चुअल पेड, उसको कंपेयर करोगे एज पर डीड, और तीनों में जो भी आएगा लोअर वो आपका डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। अब बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है? वैसे निकालना है जैसे पीजीपी निकालते हैं, ठीक है, वैसे निकालना पीजीपी निकालते हैं कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म का वो ले लेंगे एज पीएनएल अकाउंट, उसमें ऐड बैक कर दो सारे के सारे एक्सपेंस जो डिसअलाउ होने, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स, सैलरी, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, जो पीएनएल में डेबिटेड है सबको वहां पे क्या कर दो? ऐड बैक कर दो, डिसअलाउ कर दो। फिर उसके बाद में आप लेस करोगे जिनका डिडक्शन मिलना चाहिए सेक्शन 30 से 37 तक। हालांकि इंटरेस्ट का डिडक्शन अभी नहीं देना है, सैलरी का डिडक्शन, रेम्यूनरेशन का डिडक्शन अभी नहीं देना, उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे डिडक्शन दे दो। फिर आप लेस कर दो, कोई नॉन पीजीपी इनकम क्रेडिटेड है आप ऐड कर दो, अदर बिजनेस इनकम अगर है, ठीक है, तो वो भी आप अनरिकॉर्डेड है तो उसको भी आप क्या कर दो? ऐड कर दो। ये जो आएगा ये हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन अंडर स्कीम 40B। उसमें से अगर हम इंटरेस्ट का डिडक्शन देते हैं 40B के हिसाब से मैक्सिमम 12% का, तो आ जाएगा बुक प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बेटा? बुक प्रॉफिट। और इस बुक प्रॉफिट में से अगर हम सैलरी का, रेम्यूनरेशन का डिडक्शन वहां पे करते हैं, लेस कर देते तो आपका पीजीपी आ जाएगा पार्टनरशिप फर्म का। हमने क्वेश्चन किया था। फिर बिजनेस इनकम बेटा, बिजनेस इनकम के अंदर कोई भी प्रॉफिट, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो, ठीक है, या ग्रॉस रिसीट हो, ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस रिसीट हो, बिजनेस या प्रोफेशन से, वो इनकम हो जाएगा। अगर कोई आपने लाइसेंस बेचा, इंपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस, उससे जो प्रॉफिट हुआ है वो भी आपका इनकम हो जाएगा। अगर कोई कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट से या ड्यूटी ड्रॉबैक मिला है तो वो भी आपका इनकम हो जाएगा। अगर कोई मैच्योरिटी अमाउंट मिला है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का बिजनेस को तो वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा पीजीपी अंडर सेक्शन 28 के अंदर। अगर कोई गिफ्ट, वैल्यू ऑफ बेनिफिट, परक्यूजिट अगर मिला है क्लाइंट या कस्टमर से इन लियो ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो पीजीपी इनकम हो जाएगा। ठीक है, नॉन कम्पीट फी अगर मिला है वहां पे, नॉन कम्पीट फी अगर मिला है, ठीक है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? पीजीपी हो जाएगा। सब्सिडी मिला है गवर्नमेंट से, रेवेन्यू इन नेचर, तो वो भी पीजीपी इनकम हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ पीजीपी इनकम हम पहले भी पढ़ के आए हैं। डीम पीजीपी इनकम सब्सिक्वेंट रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम्ड अर्लियर। अगर आपने पिछले किसी ईयर के अंदर, किसी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर कोई डिडक्शन लिया है और लेटर ऑन उसका रिकवरी हो जाता है, तो वो रिकवरी आपका डीम पीजीपी इनकम हो जाएगा अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1। या क्रेडिटर्स ने अपना राइट छोड़ दिया कि हमको पैसा नहीं चाहिए, आपका डीम पीजीपी इनकम हो जाएगा 41 सबसेक्शन 1 के अंदर। या वर्किंग कैपिटल लोन माफ कर दिया बैंक ने, तो वो आपका डीम पीजीपी इनकम हो जाएगा अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अंदर। कोई लॉस हुआ था, वो लॉस आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया, लेटर आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल जाता है, डीम पीजीपी इनकम हो जाएगा अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, फिर बैलेंसिंग चार्ज वाला कौन सा हमने पढ़ ही लिया है। 41 तरीका सेल ऑफ असेट वाला साइंटिफिक रिसर्च के अंदर हमने देखा था कि अगर वहां पे साइंटिफिक रिसर्च के अंदर असेट यूज होता है और फिर आप उसको बाद में बिजनेस में लेकर के आते हो तो आप ब्लॉक में ऐड करोगे, एक्चुअल कॉस्ट नील होगा। लेकिन जब आप उसको बेचोगे जब आप उसको बेचोगे बेटा, तो बेचोगे तो क्या करना है आपको ध्यान रखना है। बेचोगे मतलब आपने बिना यूज किया ही साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया, उधर डिडक्शन भी ले लिया और डायरेक्टली आपने बेच दिया, बिजनेस में नहीं लेकर के आए, तो उस केस में जितना आप पहले डिडक्शन ले चुके हो उस अमाउंट तक जो भी रिकवरी होगा वो पीजीपी, डीम पीजीपी इनकम अंडर सेक्शन 41 सेक्शन 3 हो जाएगा। एंड ओवर एंड अबो दैट
दैट डिडक्शन, ओवर एंड अबव दैट डिडक्शन जो भी आपका रिकवरी होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ध्यान रखना। अब मैंने आपको एग्जांपल देकर के बताया था कि कुछ केसेस में हो सकता है कि पहले 150% डिडक्शन लिया हो, पहले कितना 150% डिडक्शन लिया हो, पहले 150% डिडक्शन लिया हो, पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो उस केस में अभी जब यहां पे आप बेचोगे तो 150 रुपीज 150% तक जो भी आपको रिकवरी होगा वो पीजीपी में जाएगा, जितना डिडक्शन टू द एक्सटेंट डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर, टू द एक्सटेंट डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर वो पीजीपी पे जाएगा, एंड ओवर एंड अबव दैट जो भी होगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। 41 सब्सिक्वेंट फॉर बेड रिकवरी हमने डिस्कस किया था। फिर 43 सीए, 43 सीए बेटा ठीक है हम बाद में डिस्कस करेंगे। 44 डबल ए भी हमने डिस्कस किया था। 44 डबल ए कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कंपलसरी मेंटेनेंस के अंदर मैंने बताया था कि स्पेसिफाइड प्रोफेशन अगर है, क्या है बेटा, अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन है तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन के अंदर उसको स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इन लास्ट 3 प्रीवियस, इन ऑल पिछले प्रीसीडिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर, immediately preceding 3 previous year, in all 3 preceding previous year जो ग्रॉस रिसीट था वो मोर देन 1,50,000, मोर देन, सब है तीनों साल में मोर देन 1,50,000 था तो उसको स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। सो स्पेसिफाइड बुक्स क्या है, कैश बुक, लेजर, जर्नल, कॉपीज ऑफ बिल्स, कॉपीज ऑफ रिसीट, ठीक है। और इसके अलावा अगर डॉक्टर है तो उसको स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा, डेली केस रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्पेसिफाइड बुक्स है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन क्या होता है, 44A1 के अंदर स्पेसिफाइड प्रोफेशन दे रखा है वहां पे कि अगर वहां पे मेडिकल प्रोफेशन के अंदर आएंगे, मतलब डॉक्टर वगैरह है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आर्किटेक्ट, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट, टेक्निकल कंसल्टेंसी, एंड 10वां है एनी अदर अप्रूव्ड बाय सीबीईटी। ये लोग वहां पे आते हैं किसके अंदर, 44A के अंदर स्पेसिफाइड प्रोफेशन। तो अगर ये लोग स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है तो इनको स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। अगर पिछले 3 सालों का जो ग्रॉस रिसीट है, ऑल 3 इयर्स का ग्रॉस रिसीट मोर देन 1,50,000 है, लेकिन अगर किसी एक साल में भी अगर 150 से कम हो गया तो कोई भी बुक्स मेंटेन करेगा तो चलेगा, स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अदर बिजनेस या प्रोफेशन हो गया तो इसके अलावा स्पेसिफाइड के अलावा कुछ और हो गया तो बेटा, तो उस केस में अगर इंडिविजुअल एचयूएफ, कौन कौन बेटा, इंडिविजुअल एचयूएफ है और उसका अगर पिछले 3 में से कोई भी एक साल, पिछले 3 में से कोई भी एक साल, पिछले में 3 में से कोई भी एक साल अगर सेल्स 25 लाख से ज्यादा है या फिर सेल्स 25 लाख से कम है बट टैक्सेबल पीजीपी 2,50,000 से ज्यादा है तो उसको कोई भी एक साल में, पिछले 3 में से कोई भी एक साल, ठीक है, तो उसको बुक्स अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, कोई भी जो चलेगा। अगर वहां पे सेल्स भी 25 लाख से कम है और टैक्सेबल पीजीपी भी 250 से कम है तो उसको कोई बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उस केस में बेटा अगर सेल्स 10 लाख से ज्यादा है या फिर और दोनों में से कोई भी एक, टैक्सेबल पीजीपी 1,20,000 से ज्यादा है, 3 में से, पिछले 3 में से कोई भी एक साल, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेल्स भी 10 लाख से ज्यादा है एंड अगर टैक्सेबल पीजीपी 120 से कम है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपका 44 क्या था, ए, ठीक है। उसके बाद में आपका 44A बी, कंपलसरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसके अंदर मैंने बताया था अमेंडमेंट है बेटा, अमेंडमेंट है कि एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो 1 CR, कितना 1 CR तक उसको टैक्स करवाने की जरूरत है, लेकिन जैसे ही 1 CR को क्रॉस करेगा तो उसको टैक्स करवाना है। अब यहां पे एक अमेंडमेंट आया, यहां पे अमेंडमेंट आया कि यही अगर यही एसएससी बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है एंड उसका जो कैश रिसीट है, कैश रिसीट्स है, टोटल रिसीट्स का 5%, अप टू 5%, कैश रिसीट इज अप टू 5% ऑफ टोटल रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स। मतलब कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट दोनों ही अप टू 5% होने चाहिए टोटल रिसीट टोटल पेमेंट के। तो उस केस में बेटा, उस केस में अप टू ₹5 CR, ये 1 करोड़ की लिमिट कितना हो जाएगा, 5 CR, 5 करोड़ तक उसको वहां पे 5 करोड़ तक उसको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर 5 करोड़ से ऊपर जाएगा तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बेटा एग्जांपल के साथ में बताया था, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में बताया था कि बेटा आपको दोनों देखना है कि कैश रिसीट भी 5% होना चाहिए, कैश पेमेंट भी 5% होना चाहिए। कोई भी एक चीज ज्यादा हो गई
तो उस केस में ये 5 CR वाला लिमिट अप्लाई नहीं होगा, फिर उसको 1 CR से ऊपर जैसे ही जाएगा उसको टैक्स आउट करवाना पड़ेगा। अगर एवरी पर्सन अगर कैरिंग ऑन प्रोफेशन, तो प्रोफेशनल वाला तो उसको 50 लाख से क्रॉस हो जाएगा ग्रॉस, तो उसको टैक्स आउट करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई एसएससी 44 एडी 44 एडा 44 ए ऑप्ट कर रहा है, 44 एडी 44 एडा 44 ए, तो 44 एडी के अंदर बेटा 8% या 6% डिक्लेयर करना पड़ता है मिनिमम इनकम। 44 एडा के अंदर मिनिमम 50% डिक्लेयर करना पड़ता है, और 44 ए के अंदर मिनिमम 7,500 या मिनिमम 1,000 वहां पे डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन वो क्या बोलता है कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट, मेरा एक्चुअल इनकम इज लेस देन 8% और 6% in case of 44 AD, less than 50% in case of 44 ADA, less than 7,500 per truck, ठीक है, या फिर 1,000 पर टन, लेस देन उससे है वहां पे। एंड मेरा नेट टोटल इनकम इज एक्सीडिंग बेसिक इनकम लिमिट, तो बेटा मुझको बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, ऑडिट करवाना पड़ेगा कंपल्सरीली, इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर फिर मैटर नहीं करता, फिर 1 CR से ऊपर है या नीचे है, 5 करोड़ से ऊपर है नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 लाख से ऊपर है नीचे कोई फर्क, मेरे को टैक्स आउट करवाना ही पड़ेगा कंपल्सरी टू प्रूव। अब बता रहा 44 AD प्रेजम्पटिव टैक्सेशन आता है पीजीपी ऑन एस्टिमेटेड बेसिस फॉर एसएससी एंगेज इन बिजनेस। बेटा सीधा 8% टर्नओवर का 8% आपको पकड़ना है, क्या पीजीपी 8% पकड़ना है। कब? अगर वहां पे असेसी रेसिडेंट इंडिविजुअल है या रेसिडेंट एचयूएफ है या रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म है। अगर असेसी बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बट एक्सेप्ट कौन सा, ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस उसको ने छोड़ करके, ठीक है, प्रोफेशन उसको छोड़ करके, एंड एजेंसी कमीशन ब्रोकर उन बिजनेस को छोड़ कोई भी बिजनेस कर रहा है, एंड उसका ग्रॉस रिसीट टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट अप टू 2 CR, अप टू कितना है, 2 CR है, तो बेटा वो एलिजिबल है 44 AD ऑप्ट करने के लिए। और फिर पीजीपी उसको कितना दिखाना है, 8% ऑफ टर्नओवर, 8% ऑफ टर्नओवर दिखाना है। लेकिन अगर टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट हो रहा है अदर देन अकाउंट, रिसीट हो रहा है इन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस, अगर टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट आपको मिल रहा है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस, कब तक, अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, लॉजिक के साथ में मैंने बताया था आपको, तो उसके ऊपर 6%, उसके ऊपर कितना, 6% ही पीजीपी इनकम होगा। जब बेटा आप 8% या 6% ले लोगे तो आपको कोई डिडक्शन वहां पे क्लेम करने को नहीं मिलेगा, कोई सेक्शन 30 से 37(1) का डिडक्शन क्लेम करने को नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ अज्यूम हो गया। 40B का भी डिडक्शन क्लेम करने को नहीं मिलेगा। एडवांस तक आपको एक इंस्टॉलमेंट पे करना 100%। इसके अलावा अगर आप 44 AD ऑप्ट करते हो तो आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स तक भी 44 AD ही ऑप्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक भी 44 AD ही ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने किसी साल में डिफॉल्ट कर दिया, मतलब कम आपने इनकम वहां पे दिखाया, और फिर उस साल आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया, ऑडिट भी करवाया, कि वो कंपलसरी करवाना, फिर तो उस केस में क्योंकि आपने कम प्रॉफिट दिखाया है, तो उस केस में बेटा आपने कंडीशन वायलेट कर दिया, और फिर वहां पे क्या होगा, आगे आने वाले 5 साल, जिस साल में आपने वायलेशन किया उसके आगे आने वाले 5 साल आप 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकते। ये सेक्शन 44 AD5 बोलता है, ये एग्जांपल भी उसी के ऊपर बेस्ड है। 44 ADA पीजीपी ऑन एस्टिमेटेड बेसिस फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, अगर असेसी एनी रेसिडेंट, एनी असेसी इंडिविजुअल जो पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी कोई भी हो सकता है, एनी रेसिडेंट असेसी अगर एंगेज है स्पेसिफाइड प्रोफेशन के अंदर, सर वही, ठीक है, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, ठीक है, टेक्निकल कंसल्टेंसी, फिल्म आर्टिस्ट, ठीक है, और फिल्म आर्टिस्ट के बाद में टेक्निकल कंसल्टेंसी हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, इंजीनियरिंग और लॉयर हो गया, कंपनी सेक्रेटरी एंड एनी अदर अप्रूव्ड बाय, ठीक है, सीबीटी, ये सब लोग भी पीजीपी ऑप्ट कर सकते हैं प्रेजेंटिव बेसिस 44 एडे लोग, सारे एडे लोग, कितना परसेंट सर, तो जो भी उनका ग्रॉस रिसीट है उसका 50%, अगर, अच्छा कब ऑप्ट कर सकते हैं, अगर वहां पे उनका ग्रॉस अप टू 50 लाख, अप टू कितना, 50 लाख, तो इन दैट केस बेटा वहां पे आपका क्या हो जाएगा, 50% ग्रॉस से जो इनकम डिक्लेयर विच एवर इज हायर वो वहां पे इनकम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने 44 एडा के अंदर मिनिमम 50% इनकम दिखाई है तो आप 30 to 37 का कोई डिडक्शन नहीं ले सकते, 40B का भी नहीं ले सकते, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं, ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है अगर 44 एडा ऑप्ट करते हो तो। लेकिन अगर आप इनकम डिक्लेयर करते हो लेस देन 50% तो फिर आपको बुक्स अकाउंट मेंटेन भी करना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। एडवांस से आपको 100% एक ही इंस्टॉलमेंट में पे करना है। 44A क्या है बेटा, अगर कोई एसएससी एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ अप्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स, कैरियजेस, और उसके पास में एट एनी टाइम एक क्षण के लिए भी, एक मिनट के लिए भी, एट एनी टाइम, ठीक है, कितना, 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है, 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है, डज नॉट ओन मोर देन 10 ट्रक्स, ठीक है।
तो उस केस में बेटा 44A ही ऑप्ट कर सकता है और अपनी इनकम डिक्लेयर करेगा कितना, अगर वहां पे हैवी व्हीकल है तो 1000 पर टन पर मंथ, और लाइट है तो ₹7,000 पर व्हीकल पर मंथ ये इनकम दिखा देगा। अगर पार्ट ऑफ द मंथ है, अगर एक दिन के लिए भी किसी महीने में अगर वहां पे ओन कर रखा था, क्या कर रखा था, ओन कर रखा था, पूरा महीना वहां पे काउंट होगा, उसका इनकम लेना पड़ेगा। यहाँ पे ओनरशिप इंपॉर्टेंट है बेटा, ओन होना चाहिए, एक्चुअल यूज से कोई लेना देना नहीं। अगर आपके पास में ट्रक था तो एक्चुअल यूज करो कि ना करो, आपको पीजीपी इनकम कंप्यूट करना है। अगर एसएससी चाहे तो हायर इनकम भी डिक्लेयर करना कर सकता है। अभी हैवी गुड्स व्हीकल कब होगा, जब उस ट्रक का ग्रॉस व्हीकल वेट इज मोर देन 12,000 kg या 12 टन से ज्यादा। अब ग्रॉस व्हीकल वेट क्या होता है, तो जो एम्प्टी ट्रक होता है, एम्प्टी ट्रक उसका वेट एक्सक्लूडिंग द वेट ऑफ ड्राइवर एंड हेल्पर और ड्राइवर का वेट अलग निकालने के बाद में जो ट्रक का वेट होगा दैट विल बी एम्प्टी ट्रक, खाली ट्रक का जो वेट होगा दैट विल बी ग्रॉस व्हीकल वेट। और वो अगर अप टू 12,000 kg है, अप टू 12,000 टन है, तो वो आपका लाइट हो गया, उससे ज्यादा हो गया तो हैवी हो गया। ठीक है, सेक्शन 30 से 37 का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, 40B का डिडक्शन जरूर मिलेगा। यहाँ पे पहले दो केस में 40B का डिडक्शन नहीं मिलता था, यहाँ पे 40B का डिडक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, बुक्स अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं, ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 7,500 से कम इनकम डिक्लेयर करते हो, 1000 से कम इनकम डिक्लेयर करते हो, तो उस केस में आपको बुक्स अकाउंट मेंटेन भी करना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्न ओवर। एडवांस टैक्स आपको नॉर्मली 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। और लास्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप वहां पे कंपोजिट इनकम आपको हो रही है कि एग्रीकल्चर भी है, बिजनेस भी है, तो बेटा 3 तरह की हो सकती है। एक है आपका, ठीक है, इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर रबर, तो उस केस में इनकम जो बिजनेस इनकम होगा 35% होगा कंप्यूटेड, जो भी कंप्यूट पहले नॉर्मली करो, बिजनेस इनकम 35%, और आपका जो एग्रीकल्चर होगा 65%। अगर कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड है तो आपका 25% बिजनेस इनकम, 75% एग्रीकल्चर इनकम, जो कि एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब अगर कॉफी ग्रोन, कर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड है तो 40% आपका बिजनेस इनकम है, 60% एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। एंड अगर टी का बिजनेस है, मैन्युफैक्चर ऑफ टी, तो 40 इज बिजनेस एंड 60 इज व्हाट, 60 इज एग्रीकल्चर। हैश, ओ माय गॉड, क्या बोलूं बेटा, 1 घंटे और 5 मिनट के अंदर मैंने आपका पूरा पीजीपी रिवाइज करवा दिया। थैंक यू तो बोलो यार, थैंक यू तो बोलो यार, पूरा पीजीपी मैंने 1 घंटे 5 मिनट में रिवाइज करवा दिया है। एक सांस के अंदर मैं चला हूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत। नैमिन, वाह सर, जान निकल गई बे, क्या बोलूं मैं। हो अभी बेटा आप जब कभी पीजीपी आपको रिवाइज करना है, 1 घंटे का वीडियो देख लेना, है ना, 1 घंटे का वीडियो देख लेना। एक मतलब मैं कहता हूँ कि अगर आपने ये टोटल आपके एग्जाम तक 5 से 6 बार देख लिया ना बेटा, कोई माई का लाल कोई प्रोविजन है जो मिस हो जाए, कहने का मतलब। ये देखो क्वेश्चन करो, जहां डाउट आए वो डिटेल लेक्चर देख लो, डिटेल लेक्चर भी आपके पास में सारा का सारा एक्सेस है। आज मेरे को पता था तो मैं ग्लूकोज वाला पानी पहले ही लेके बैठा था। तो आई होप आपको मजा आया होगा। क्वेश्चंस करेंगे बेटा अभी हम, ठीक है, तो रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है, पीजीबी का कंप्लीट रिवीजन, एकदम बुलेट रिवीजन, मैराथन रिवीजन। थैंक यू सो मच।